गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जैव अणु। लेसन नंबर 10 है, चैप्टर का नाम है जैव अणु। सबसे पहले अपन इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जैव अणु से। देखो बच्चों, आपने जैव अणु जो पढ़ा है वो होता है आपके जैविक रसायन। ये चैप्टर लिया गया है आपके जैविक रसायन वाले पाठ से। जैविक रसायन क्या होती है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो जैविक का मतलब है सजीव। जैविक जो है उसका मतलब है सजीव, और रसायन का मतलब है उसमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ। अर्थात सजीवों के अंदर जो जैव क्रियाएं होती हैं, सजीवों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के अंदर उससे संबंधित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो सभी जैव रसायन के संदर्भ में आते हैं। जैव रसायन जो होता है उसके बारे में सबसे पहले आपके एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में इसके बारे में सबसे पहले बताया। कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में इसके बारे में सबसे पहले बताया। अब देखो बच्चों, जो आपके जैव रसायन है उससे संबंधित जो जैव अणु हैं, उस जैव अणु की हम अगर चर्चा करें तो हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं संपादित होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के दौरान कई प्रकार के रसायन होते हैं, वो निर्मित होते हैं या फिर अपघटित होते हैं। कहने का मतलब हमारे शरीर में जो उपापचय की क्रियाएं होती है, उपापचय की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में और सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल पदार्थों के अंदर बदलने का काम होता है। ये जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं कई प्रकार की होती है। इसके बारे में जानकारी 19वीं सदी के अंत तक लगभग कई प्रकार की उपापचय क्रियाओं की जानकारी हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उपापचय क्रियाओं के दौरान जो जैविक अणु होते हैं, उन जैविक अणुओं के बारे में 19वीं सदी के अंत तक सामान्यतः सभी जैविक अणुओं के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में लगभग जानकारी प्राप्त हो गई थी। और इस दौरान ये पता लगा कि सामान्यतः जो हमारे शरीर होता है, सजीवों का जो शरीर होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा आता है आपके प्रोटीन, इसके अलावा वसा, ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से आपके जैविक अणु पाए जाते हैं। मनुष्य में या सजीवों की हम बात करें तो सजीवों के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होते हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये मानव शरीर के अंदर कई प्रकार के कार्य संपादित करते हैं। इनके कार्यों की अगर हम बात करें तो इनके जो कार्य होते हैं ये होते हैं शरीर की मरम्मत करना। शरीर की मरम्मत करने का काम जो होता है, शरीर की रिपेयरिंग करने का काम जो होता है, वो कार्य सामान्य से इनके द्वारा किया जाता है। और इनमें से जो आपके प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन जनरली इसका काम शरीर की मरम्मत करने का होता है। यदि किसी कारण से हमारे शरीर में किसी दुर्घटनावश या कोशिकाओं का नष्ट हो जाती है या कोई चोट लगने के कारण जब किसी जगह पे घाव हो जाता है तो उसकी जो रिपेयरिंग का काम होता है वो प्रोटीन के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा की पूर्ति होती है, ऊर्जा की जो पूर्ति होती है, ये पूर्ति जैविक अणु के द्वारा की जाती है। हमारे शरीर में वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा जो आपके वसा होती है, ये वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या काम करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो उसकी ऊर्जा की पूर्ति होती है, मरम्मत का जो काम होता है, इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा का जो कार्य होता है, शरीर को सुरक्षित रखने का, वो कार्य भी जैव अणु के द्वारा संपादित
किया जाता है। यहाँ पे जनरली हमें इंट्रोडक्शन देखा है अपन ने कि जैव अणु क्या होते हैं और इन जैव अणुओं की खोज कब हुई, इनके कार्य क्या है। हम अब जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी उपयोगिता क्या होती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैव अणु की श्रेणी में अपन सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहले हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कार्बोहाइड्रेट एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके अंतर्गत ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसका है वो है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो शब्द लिया गया है, वो लिया गया है आपके कार्बन से। कार्बोहाइड्रेट लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो है उसे अपन बोलते हैं कार्बन, और जो हाइड्रेट होता है वो आपके होता है जल। H2O जो होता है उसको हाइड्रेट के रूप से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे उसको परिभाषित कर सकते हैं कि वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो जल के साथ संयुक्त होकर निर्मित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन निकल के आती है। वो डेफिनेशन ये है पहली कि वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रेट, जिसे जल बोलते हैं, के संयोजन से निर्मित होते हैं। देखो बच्चों, वे यौगिक जो आपके कार्बन व हाइड्रेट के संयोजन से निर्मित होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन जनरली इसका जो फॉर्मूला निकलता है, इसका एक सूत्र निकलता है, इस आधार पे उसे अपन बोलते हैं CX, फिर है H2OY। यहाँ पे बच्चों X और Y जो है वो X कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है और Y हाइड्रेट की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे X बराबर है नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे Y है नंबर ऑफ H2O, अर्थात उसमें उपस्थित जल के अणुओं अर्थात हाइड्रेट की संख्या, और X की वैल्यू है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। इस आधार पे जो जनरली एक सूत्र निकल के आता है वो होता है CX H2OY। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में जो X की वैल्यू होती है वो X की वैल्यू या तो 3 होती है या फिर 3 से अधिक होती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या 3 से कम नहीं हो सकती है। यहाँ निकल के ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक होगी, उसी स्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो डेफिनेशन है वो आगे जाके गलत सिद्ध हो गई, वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाई, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि केवल उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऐसे ही जो यौगिक होंगे वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। इन दोनों डेफिनेशनों से केवल ये पता लगता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त जो यौगिक होते हैं वो यौगिक क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि बहुत से यौगिक ऐसे हैं जिनमें ऐसे बहुत से कार्बोहाइड्रेट के यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि कुछ यौगिक जो होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन व सल्फर युक्त भी होते हैं। कुछ यौगिक, कुछ कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं अपने यहाँ, कुछ कार्बोहाइड्रेट यौगिक ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन व सल्फर युक्त
होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? इनमें सल्फर भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ऐसे यौगिक भी होते हैं। तो इस डेफिनेशन से इसकी परिभाषा नहीं निकल के आती है, फिर इसके लिए अलग से परिभाषा दी गई जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी डेफिनेशन जो निकल के आती है, उसकी जो परिभाषा निकल के आती है वो आगे आएगी, और वो ये होगी कि ऐसे यौगिक पॉली एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रेट, पॉली एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रेट या अन्य कोई यौगिक जिसके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप ऐसे यौगिक निर्मित होते हैं जिनका सूत्र कैसा होता है? जिनका सूत्र होता है CxH2Y। मतलब ऐसे पॉलीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रेट या अन्य भी यौगिक हो जिनके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के यौगिक उत्पन्न होते हैं, वे यौगिक आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो मैं यह लिखता हूं कि ऐसे पॉलीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रेट या अन्य यौगिक जिनके जल अपघटन से ऐसे यौगिक कैसे होंगे बच्चों? ये होंगे CxH2Y उत्पन्न हो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखो बच्चों, ऐसे पॉलीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रेट या अन्य यौगिक भी हों जिनके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप यदि ऐसे यौगिक उत्पन्न होते हैं जिनका अणुसूत्र ऐसा होता है, तो ऐसे यौगिक आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो मान्य डेफिनेशन रखी गई है। अब तक की जो डेफिनेशन है उसमें मान्य रूप से सभी रूप से मान्यता इसको मिली हुई है। अब हम आगे देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं इनका आगे वर्गीकरण। तो अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड्स। दूसरे प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। और तीसरे प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की हम बात करें तो अपने पास 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड्स की अपन चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं जैसे कि इसमें नाम लिखा हुआ है मोनो, और मोनो जनरली किसके लिए प्रयुक्त होता है बच्चों? मोनो जनरली प्रयुक्त होता है एक संख्या के लिए, अर्थात यदि कोई संख्या 1 होती है तो उसको अपन बोलते हैं मोनो, और जो सेकेराइड होती है वो आपके शर्करा को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि इसमें शब्द से निकल के आ रहा है, मोनो का मतलब होता है यहाँ पे 1, और जो सेकेराइड है
सेकेराइड्स अपन बोलते हैं शर्करा को, शर्करा को सेकेराइड बोलते हैं, और मोनो एक को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गई, ऐसी शर्करा जिसमें केवल एक ही प्रकार की ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक ही प्रकार की शर्करा उपस्थित होती है मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एक ही प्रकार की शर्करा उपस्थित हो क्या कहलाएंगे, मोनोसेकेराइड कहलाएंगे। तो इस आधार पर अपन इसकी डेफिनेशन देते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें केवल एक ही प्रकार की शर्करा उपस्थित हो, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। देखो बच्चों, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं जिसके अंदर किसकी उपस्थिति, जिसमें शर्करा की उपस्थिति केवल एक ही होती है, वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनका जल अपघटन नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है। बच्चों ध्यान रखने की बात है कि आपके कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि जल अपघटन के परिणाम स्वरूप वे यौगिक ऐसे आपके यौगिक देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। लेकिन जो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं वो मोनोसेकेराइड जो होते हैं उनका जल अपघटन होता ही नहीं है। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसेकेराइड के जल अपघटन नहीं होने के कारण ये जो शर्करा होती है जिसे आप कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार बताते हैं, वो शर्करा एक ही शर्करा युक्त होती हैं। आगे हम चर्चा करें इसकी, तो इसमें उपस्थित जो कार्बन की संख्या है, उन कार्बन की संख्या के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। यहां तक आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि आगे कितने प्रकार की ये मोनोसेकेराइड होते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखो बच्चों, मोनोसेकेराइड जो होती है वो उनमें उपस्थित जो कार्बन की संख्या होती है, उस कार्बन की संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो अपन यहां लिखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड। देखो बच्चों, यदि आपके वो जो मोनोसेकेराइड हैं उसमें कार्बन की संख्या 3 होती है तो इसको ट्राइसेकेराइड कहा जाता है। यदि 4 होती है तो टेट्रासेकेराइड, 5 होने पर उसको पेंटासेकेराइड और 6 होने पर उसको हेक्सासेकेराइड के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें 3 से कम कार्बन हो ही नहीं सकता है, इसलिए 3 से कम प्रकार के मोनोसेकेराइड भी नहीं होती है। तो अपन एक एक करके यहाँ चर्चा करते हैं कि यदि कार्बन की संख्या कितनी हो, यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं। कार्बन की संख्या, नाम, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखो बच्चों, यदि कार्बन की संख्या आपके 3 हो, किसी मोनोसेकेराइड के अंदर यदि कार्बन की संख्या कितनी हो बच्चों, 3 हो, तो इस प्रकार की जो सेकेराइड होगी उसको बोलेंगे अपन ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड्स। और ट्राइसेकेराइड्स युक्त जो यौगिक होते हैं वो आपके हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ट्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन, यह आपके 3 कार्बन युक्त जो
क्या है, सैकेराइड्स हैं, सरल प्रकार की सैकेराइड्स जो हैं उसके एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड और साथ ही में आपके हैं, सॉरी ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, और ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड और ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपके सरल प्रकार की, सबसे सरल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट भी यही होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। देखो बच्चों ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल प्रकार की जो होती है वो है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड और ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यदि कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, तो इसे बोलते हैं अपन टेट्रासैकेराइड। कार्बन की संख्या 4 होने पर ये क्या कहलाएगा, टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स की यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इरिथ्रोज और इरिथ्रोज जो होता है वो इरिथ्रोस इसका एग्जाम्पल है, और इसके अलावा इरिथ्रोलोस एक और एग्जाम्पल इसी का है, इरिथ्रोलोस। ये 2 एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर कार्बन की संख्या आपकी कितनी होती है, 4। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है उसको आप बोलते हो टेट्रासैकेराइड्स। यदि कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसको बोलते हैं पेंटासैकेराइड्स। देखो बच्चों, पेंटासैकेराइड्स जो होती है, उस पेंटासैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो अपने पास यहाँ पे है, एक तो है राइबोस और एक है डीऑक्सीराइबोस। पांच कार्बन युक्त जो सैकेराइड्स हैं वो 2 प्रकार की हैं, एक राइबोस है और एक है डीऑक्सीराइबोस। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये राइबोस और डीऑक्सीराइबोस हैं, ये आपके जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए, उनमें पाई जाने वाली 5 कार्बन युक्त शर्करा होती हैं। इसी प्रकार हम बात करें, यदि कार्बन की संख्या सैकेराइड्स में 6 होती है तो उसको हेक्सासैकेराइड या हेक्सोस के नाम से जानते हैं, या तो हेक्सोस बोलते हैं या हेक्सासैकेराइड्स भी इसको कहते हैं। इसी प्रकार इसको ट्राइओस भी बोलते हैं, इसको टेट्रोस, इसको पेंटोस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं। तो जो हेक्सोस होती है उसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज जो है, और इसके अलावा आपके हैं गैलेक्टोज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। ये 6 प्रकार की कार्बन युक्त जो सैकेराइड्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं। और ये जो 6 कार्बन युक्त जो सैकेराइड्स होती हैं, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं। 6 नंबर अर्थात 6 कार्बन युक्त जो सैकेराइड होती हैं जिनको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज कहा जाता है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स की श्रेणी में आते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, फिर अपन इससे आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अपन ने अभी चर्चा की कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की, और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में अपन ने एक प्रकार जो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, उसकी अपन ने चर्चा कर ली है। एक बार रिवाइज करूं मैं तो मोनोसैकेराइड्स वो होंगे जिनके जलपघटन के परिणाम स्वरूप आगे उनका जलपघटन नहीं होता है, वो सरलतम सैकेराइड्स होते हैं। और उनका जो कार्बन की उपस्थिति के आधार पे हम बात करें तो ये टेट्राओज, टेट्राओज, पेंटाओज और हेक्साओज के नाम से जानी जाती है। दूसरे प्रकार की हम शर्करा की हम बात करते हैं, दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है वो है आपके ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। देखो बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो शब्द है ओलिगो का मतलब होता है कुछ, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं FU, अर्थात उसके अंदर कुछ मात्रा में सैकेराइड्स, आगे लिखा हुआ है आपके सैकेराइड्स, अर्थात उसमें कुछ मात्रा में आपके क्या उपस्थित होंगी, सैकेराइड्स उपस्थित होंगी। उनको आप क्या बोलोगे, ओलिगोसैकेराइड्स।
अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे सैकेराइड्स जिनके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं, ऐसे सेकेराइड ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड की अगर हम परिभाषा यहाँ नोट करें तो मैं यहाँ लिखता हूं ऐसे सेकेराइड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 प्रकार के मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं, वो आपके ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के जल अपघटन के परिणाम स्वरूप, जैसे अगर 2 प्रकार के सेकेराइड उत्पन्न होते हैं तो वो कौन से उदाहरण हैं? 3 प्रकार के जो सेकेराइड होते हैं जिनमें 3 प्रकार की सेकेराइड्स उत्पन्न होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ऐसे करके अपन नोट करते जाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ओलिगोसेकेराइड्स के प्रकार, या एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं अपन। ओलिगोसेकेराइड्स के प्रकार या एग्जाम्पल्स। देखो बच्चों, यदि उसके अंदर 2 प्रकार के जल अपघटन के परिणाम स्वरूप यदि 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड्स उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार की सेकेराइड कहलाती है डाइसेकेराइड। तो मैं यहां लिख रहा हूं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स बच्चों वो होंगी जिनके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप 2 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं। डाइसेकेराइड वो होंगी जिनके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज आपके वे डाइसेकेराइड्स हैं जिनके जल अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं? 2 प्रकार के आपके क्या प्राप्त हो जाएंगे? मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन तीनों ही यौगिकों के बारे में और फिर अपन आगे चलेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं पहले जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है उस सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो जल अपघटन के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। तो अपन सुक्रोज की बात यहाँ कर लेते हैं थोड़ी सी। सुक्रोज जो होता है उस सुक्रोज का यदि जल अपघटन होता है तो एक तो आपके बनेगा ग्लूकोज। सुक्रोज के जल अपघटन से एक तो ग्लूकोज बनेगा और उस ग्लूकोज के साथ जो दूसरा यौगिक बनेगा उसका नाम होगा फ्रक्टोज। देखो बच्चों, अपन ने चर्चा की थी वहां पे कि आपके ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज, गैलेक्टोज और आपके जो फ्रक्टोज होते हैं ये 6 कार्बन युक्त ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। वहां पे अपन ने पीछे चर्चा की थी। तो सुक्रोज के अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। ये जो होता है सामान्यतः जो ग्लूकोज होता है ये पाया जाता है आपके गन्ने में, इसके अलावा चुकंदर में,
चुकंदर में भी क्या होता है आपके सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज आपके किस किस में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है गन्ने के रस में और इसके अलावा ये पाया जाता है आपके चुकंदर में। जो सुक्रोज होता है वो आपके वास्तविक शर्करा होती है। आपके जो शर्करा होती है वास्तविक रूप से वो शर्करा क्या होती है? सुक्रोज ही होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं सुक्रोज वास्तविक शर्करा होती है। ये जो आपके क्या होती है बच्चों? ग्लूकोज होती है, वास्तविक शर्करा होती है। दूसरे प्रकार की आप सैकराइड्स यहाँ देखते हैं। दूसरे प्रकार का अपन देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है उस लैक्टोज की हम यहाँ बात करें तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं, शर्करा भी कहते हैं। कहने का कारण मतलब ये होता है कि ये जो लैक्टोज होता है वो आपके दूध में पाया जाता है और दूध में पाए जाने के कारण इसको कौन सी शर्करा? इसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। जब लैक्टोज का क्या होता है? जल गठन किया जाता है तो एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु गैलेक्टोज का बनता है। तो मैं यहाँ लिखता हूं इसके जल गठन के परिणाम स्वरूप एक अणु तो किसका बनता है? ग्लूकोज का और दूसरा बनता है एक ग्लूकोज का और दूसरा बनता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज या गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज का अणु बनेगा और दूसरा अणु बनेगा वो किसका बनेगा? गैलेक्टोज का अणु दूसरा बन जाएगा। लैक्टोज दुग्ध शर्करा कहलाती है और इसके जल अपघटन से एक ग्लूकोज बनता है और दूसरा अणु किसका बन जाता है? दूसरा अणु बन जाता है आपके गैलेक्टोज का। इसी के साथ तीसरे वाली जो शर्करा है जिसको आप बोलते हैं माल्टोज, उसकी चर्चा करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। तीसरे वाली जो शर्करा है वो है आपके माल्टोज। इस माल्टोज की हम बात करेंगे। इसका जब जल का अपघटन होता है तो इससे दो ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। माल्टोज का जब जल अपघटन किया जाता है, माल्टोज देखो बच्चों, इसके जल अपघटन से आपके क्या बनता है? ग्लूकोज और दूसरा अणु भी ग्लूकोज। अर्थात ये दो अणु ग्लूकोज के जब मिलते हैं तो आपके माल्टोज बनती है। और ये जो माल्टोज होती है ये सामान्यतः आपके जो मीठे फल होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, उन फ्रूट्स के अंदर आपके माल्टोज पाई जाती हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ फलों में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है बच्चों? ये आपके फलों में पाई जाती है। और माल्टोज का जब जल अपघटन होता है तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कितने बनते हैं? दो अणु ग्लूकोज के बनते हैं। अपन ने माल्टोज के साथ अपन ने सुक्रोज और फिर उसके साथ ही अपने किसकी चर्चा कर ली है? उसके साथ अपने की है लैक्टोज की। इन तीन की स्टडी की है जो डाइसैकेराइड है। अब हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड की। ट्राइसैकेराइड्स देखो, ट्राइसैकेराइड्स वो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे जिनके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप 3 मोनोसैकेराइड बनते हैं। 3 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। ट्राइसैकेराइड्स वे सैकेराइड्स होंगे जिनके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप 3 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि ट्राइसैकेराइड्स युक्त आपके कौन सा एग्जांपल है जिसके जल अपघटन से आपके क्या बनते हैं? 3 मोनोसैकेराइड बनते हैं। तो उसका एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज जो है वो एक एग्जांपल है किसका? ट्राइसैकेराइड्स का। तीसरी अगर हम बात करें तो टेट्रासैकेराइड्स आपको पता लग गया होगा अब कि इसके जल अपघटन से 4 प्रकार के क्या बनेंगे? 4 मोनोसैकेराइड बनेंगे। इनके जल अपघटन से 4 मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे। 4 मोनोसैकेराइड्स युक्त जो आपके ओलिगोसैकेराइड होगी उसको टेट्रासैकेराइड कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है आपके स्टेफियोज इसका एग्जाम्पल है स्टेफियोज।
जो आपके टेट्रासेकेराइड की श्रेणी में आता है। पेंटासेकेराइड की अगर हम बात करें तो आपको पता है पेंटासेकेराइड क्या होगा, पेंटासेकेराइड वो होगा जिसके जल अपघटन से 5 मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जाएंगे, 5 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त हो जाएंगे, उसको पेंटासेकेराइड्स बोलेंगे। और पेंटासेकेराइड्स का एग्जाम्पल है आपके वर्बेसकोज, वर्बेसकोज, ये जो आपके क्या है एग्जाम्पल है वर्बेसकोज, ये आपके पेंटासेकेराइड का उदाहरण है जिसके जल अपघटन से 5 मोनोसेकेराइड बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे, मोनोसेकेराइड्स हो गए, ओलिगोसेकेराइड्स हो गए, तीसरे प्रकार के होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।